वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस का जो पार्ट हमने जहाँ पर छोड़ा था वहीं से आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, जो 3 हमारे पार्ट बचे हुए थे जो हमको करना था एप्लीकेशंस में, उसमें पहला था कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ वन सिस्टम इनटू अनदर यूनिट सिस्टम। ठीक है, मींस अगर कोई एमकेएस सिस्टम में यूनिट है, ठीक है, तो उसको कन्वर्ट करना है आपको किसमें, सीजीएस सिस्टम में। ठीक है, तो इस तरीके के कन्वर्जन जो है वो कैसे आप डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके कर सकते हैं वो हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये वाला ही यूज करते हैं, यही वाला करते हैं, कन्वर्ट। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन जो है, मैं ये जितने भी एप्लीकेशन है इनको हम क्वेश्चंस के जरिए समझेंगे और सारे क्वेश्चंस को ही टेकअप करेंगे। ठीक है, वी विल टेक अप क्वेश्चंस नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन इज टू कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। ठीक है, दैट इज वी हैव टू कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। ठीक, हियर वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट न्यूटन is the unit in MKS system and the dyne is the unit of CGS system. ठीक है, so let's start. न्यूटन in MKS system और जो कन्वर्ट करना है डाइन, ये है CGS system। ठीक है, तो एक सिस्टम दूसरा सिस्टम, ये मीटर सिस्टम और ये सेंटीमीटर ग्राम सिस्टम। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे जरा स्टेप्स को देखिएगा। सबसे पहले आप लिखेंगे, आपको डिटरमाइन करना है कि ये जो यूनिट है वो किस क्वांटिटी की है, किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जब तक नहीं पता होगा तब तक आप उसका डायमेंशन फॉर्मूला जो है वो करेक्टली डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे और यूनिट क्या है आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, न्यूटन और डाइन क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं, दीज आर द यूनिट्स ऑफ फोर्स। ठीक है, तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था ml/2। ठीक है, तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा इट इज द यूनिट ऑफ फोर्स, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स विल बी दिस। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज समझिएगा, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी इन फर्स्ट सिस्टम, ठीक है, ये नंबर है। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम इनटू मैग्नीट्यूड इन फर्स्ट सिस्टम, मतलब जो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा n1u1 यूनिट सिस्टम फर्स्ट। ठीक है, इज इक्वल टू होगा न्यूमेरिकल वैल्यू इन सेकंड सिस्टम और उसका डायमेंशन जो भी मैग्नीट्यूड वैल्यू होगी सिस्टम की वो लिखेंगे मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो दोनों तरफ का जो n1u1 इज इक्वल टू क्या होगा n2u2। जैसे आपको याद होगा 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो वहां पे मीटर इधर न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है, इधर न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है 100 है। ठीक है, और सिस्टम क्या है, इधर मीटर है इधर सेंटीमीटर है, दोनों का कन्वर्जन फैक्टर कितना आता है 100। ठीक है, अगर 10 मीटर का कहते हैं तो क्या होता है 10 मीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 into 100 दैट इज 1000। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे n2 इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे n2 की वैल्यू चाहिए हमको सेकंड सिस्टम में यूनिट निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट सिस्टम में निकालिए, ये फर्स्ट सिस्टम हो गया हमारा और ये सेकंड सिस्टम में। ठीक है, तो चलिए n2 इक्वल टू क्या मिलेगा n1u1/u2। ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट में मींस है कि हमको इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला एज यू नो। ठीक है, तो चलिए n1, ठीक है, u1 फर्स्ट सिस्टम में देखिए m l और t ही आ रहे हैं, 3 क्वांटिटीज ही आ रही हैं, तो तीनों को ही लिखना है। तो यहाँ पे फर्स्ट सिस्टम में लिखना है, इसलिए m1 लिख दिया मैंने फर्स्ट के लिए, l1 t1 और -2। ठीक है, और अपॉन में क्या हो जाएगा m2 L2 T2 -2। देखिए ऐसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, अभी बीच में एक स्टेप और लिखना पड़ेगा, यहाँ पे n1 की वैल्यू जो है बाद में मैं यहीं पे लिख दूंगा। यहाँ पे n1 की वैल्यू जो है वो 1 है, क्योंकि हमको 1 न्यूटन को ही कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन में 10 न्यूटन भी आ सकता है, 1.5 न्यूटन कुछ भी आ सकता है, आपको फिर वो वैल्यू लिखनी है। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो 1 आ गया। अब इसको n1 इक्वल टू 1 हो गया। अब n2 इक्वल टू n1 की जगह पे 1 रख दीजिए आप पहले से ही। ठीक है, या अभी रख जाइए, लास्ट स्टेप में लिखेंगे। अब सबको सेपरेट कर लीजिए, m1/m2। ठीक है, यहाँ पे कोई पार नहीं है इसलिए 1 लिखा है, लिखने की जरूरत नहीं है, 1 आपको पता है कि छुपे रहते हैं 3 जगह पे, L2 और T1/T2 और पूरे की पावर -2। ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान से क्या मिलने जा रहा है, ये तीनों को मैंने सेपरेट कर दिया। अब क्या होगा, वैल्यूज पुट करिए, n2 इक्वल टू क्या होगा, n1 की वैल्यू 1 है, मतलब 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है, इसलिए 1 लिखा मैंने। फिर m1 मतलब
यूनिट ऑफ मास इन फर्स्ट सिस्टम, ठीक है, यूनिट ऑफ मास इन फर्स्ट सिस्टम। तो फर्स्ट सिस्टम कौन सा है, एमकेएस। एमकेएस यूनिट कन्वर्ट करनी है, ठीक है। तो मास की यूनिट क्या होती है फर्स्ट सिस्टम में, किलोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने किलोग्राम लिख दिया, 1 किलोग्राम, ठीक है। फिर M2, यहाँ पे दूसरे सिस्टम क्या है, सीजीएस, यहाँ पे मास की यूनिट क्या होगी, ग्राम, ठीक है, तो लिख दिया 1 ग्राम, ठीक है। फिर उसके बाद लेंथ की यूनिट क्या होगी, मीटर, और यहाँ पे सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, फर्स्ट सिस्टम में मीटर है, दूसरे में सेंटीमीटर। और टाइम की दोनों में सेकंड होती है, इसलिए हमारे लिए बेनिफिशियल है, यहाँ पे दोनों में 1 सेकंड लिख दिया हमने, ठीक है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे, 1 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो फिर ठीक है। ये क्या होता है, कभी कभी ये भी ध्यान से समझ लीजिए, कभी कभी क्या पूछ सकता है कि 1 डाइन को न्यूटन में कन्वर्ट करना है, तो फर्स्ट सिस्टम क्या हो जाएगा, सीजीएस, और सेकंड सिस्टम क्या हो जाएगा, एमकेएस, मतलब अपोजिट चलना है आपको, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये 1 किलोग्राम को हमने लिख दिया 1000 ग्राम, और अपॉन में 1 ग्राम हमारा है ये, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, और ये सेंटीमीटर 1, और ये हमने कैंसिल आउट कर दिया, यहीं पे स्टेप इसको माइनस एलिमिनेट कर देते हैं, ये सेंटीमीटर और ये ग्राम में ये कैंसिल आउट हो गया। N2 = 1000 मीन्स 10⁻3, और 100 मीन्स 10⁻2, दैट विल बी N2 = 10⁻5। ये न्यूमेरिकल वैल्यू मिली। आंसर इस तरीके से नहीं लिखेंगे, आंसर तो आपको वैसे लिखना है जैसे आपको पता है 1 न्यूटन = 10⁻5 डाइन, ठीक है। तो आप यहां से देख के समझ रहे हैं कि अगर इसी को हम उल्टा कर देते, ठीक है, उल्टा कर देते तो आपको कुछ और वैल्यू मिलती। कुछ और वैल्यू से क्या मतलब है कि यहाँ पे 10⁻5 डाइन मिलता है, क्योंकि ये सब उल्टे हो जाते हैं, ये मतलब रेसिप्रोकल हो जाते हैं और अपॉन में मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन चेकअप किए जाते हैं। मैं इसी तरीके से 2 क्वेश्चन और लिख दे रहा हूँ, आप इनको कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए एक बार, मैं 2 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है। पहला है कन्वर्ट 1 अर्ग इनटू जूल, ठीक है। अब देखिए अर्ग जो है वो सीजीएस सिस्टम का है और जूल जो है वो एमकेएस सिस्टम का है, ठीक है। और किसकी यूनिट है ये दोनों, वर्क या एनर्जी की है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है और वहां पे वैल्यू कैसे पुट करनी है, ठीक है। सेकंड चीज, सेकंड क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं, 1 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट कर दीजिए साहब इनटू मीटर पर सेकंड। कहेंगे सर आप ये तो बड़ा इजी है, ऐसे ही कर देते हैं, ऐसे नहीं करना, आपको डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करना है। यहाँ पे किलोमीटर पर आवर किसकी यूनिट होगी, स्पीड या वेलोसिटी की, दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होते हैं, ठीक है। तो वो वैल्यूज रख देंगे, बाकी ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये चीजों को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे ये ध्यान रखना है एमकेएस और सीजीएस सिस्टम नहीं है सेकंड वाले में, ये आपका किलोमीटर, ये आर्बिट्री कोई एक प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल यूनिट है, और ये आपकी मीटर पर सेकंड जो है वो एमकेएस यूनिट है। तो वैसे ही कन्वर्जन करेंगे, फर्स्ट सिस्टम में किलोमीटर लिखेंगे और सेकंड सिस्टम में मीटर लिखेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा डायमेंशनल एनालिसिस का फर्स्ट एप्लीकेशन, जिसमें हम लोग यूज करते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक सिस्टम की यूनिट को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब हमारा जो सेकंड एप्लीकेशन था वो था करेक्टनेस, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द गिवन रिलेशन, ठीक है। मान लीजिए कि आपको कोई फिजिकल रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है, वो आपको फिजिकल क्वांटिटीज में रिलेशन दिया हुआ है, तो वो आपको चेक करना है कि कैसे वो मतलब करेक्ट है या नहीं है। अगर करेक्ट नहीं है तो फिर करेक्ट फॉर्म निकालना पड़ता है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग करेक्टनेस चेक करेंगे, ठीक है, और करेक्टनेस चेक करने के बाद नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है हमारा वो यही है, टू एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज। तो वहां पे वो चीजें हम लोग टेकअप करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। Let's start. Fourth one is to check the correctness of the given relation. मैं 2-3 रिलेशन ले रहा हूँ, ठीक है, आपके इजी के लिए। u + at एक रिलेशन मैंने ये ले लिया, ये आप करिएगा घर पे, मैं 2-3 लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन, उसके बाद एक मैं कर देता हूँ ut + ½ at², ठीक है। और इसी में थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और मैं एक क्वेश्चन और टेकअप कर रहा हूँ जो थोड़ा सा क्रिटिकल आप लोगों के लिए, क्योंकि अंडर रूट आ जाता है। मैं
बेसिकली स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कहाँ से भागते हैं, जहाँ पे स्क्वायर मिल जाता है, स्क्वायर रूट मिल जाता है, या बड़े बड़े क्वेश्चन जब आते हैं बड़ी तेज भागते हैं, अरे सर ये कहाँ से दे दिया आपने, ऐसी चीजें नहीं चलती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये क्वेश्चन लिया हुआ है जिसमें अंडर रूट है, अंडर रूट से बच्चे बहुत भागते हैं, ये एल लिखा हुआ है। ये बेसिकली आपको बता देता हूँ सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। ठीक है, ये हम लोगों को आगे पढ़ना है। ना एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ये तो रिलेशन डिराइव करने के लिए मैंने लिखा था, W इज इक्वल टू U इज इक्वल टू mgh। ठीक है, तो नाउ मैं दो क्वेश्चंस को टेकअप करने जा रहा हूँ फिलहाल, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अलग टाइप के हैं इसलिए इनको टेकअप करने जा रहे हैं। बाकी आप जो है दूसरे बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, और वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि आपको और भी चीजें पता चले। अभी तो बचा हुआ है लिमिटेशन ऑफ दी डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखिए, स्टेप बहुत ज्यादा ध्यान में रखने हैं क्योंकि स्टेप लिखने में ही बच्चे गड़बड़ करते हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टेप लिखने में गड़बड़ करते हैं, वो गलतियां नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको स्टेप लिखना बता रहा हूँ। S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। देखिए यहाँ पे क्या करना है, हम लोगों को डायमेंशनल फॉर्मूला से चेक करना है। तो LHS लिखा मैंने, LHS का फुल फॉर्म आपको पता है, लेफ्ट हैंड साइड। अगर हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लगा दिया तो इसका मतलब है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड मतलब S क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, आपने 9th में पढ़ रखा है, या डिस्टेंस है, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। क्या होता है, कैपिटल L। ठीक है, नाउ सेकंड में देखिए, इधर ही देखते हैं, RHS निकालिए, RHS का डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए U क्या है, वेलोसिटी है, स्पीड है, वेलोसिटी है, तो यहाँ पे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, LT-1। ठीक है, फिर T क्या है, टाइम है, सब टाइम का लिख दिया, प्लस हाफ का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू की कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं लिखना है, इसके बारे में मैंने डिस्कशन पहले ही कर लिया है आपसे। ठीक है, तो अब हमको A का लिखना है, A एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का LT-2 होता है। ठीक है, और टाइम T स्क्वायर, तो T2 हो जाएगा। ये थोड़ा सा साइन कर रहा है, आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं बता देता हूँ, LT-2 और T स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, तो RHS LT-1 जब सॉल्व करेंगे तो सर L आएगा और L आएगा, देखिए इसको L आएगा, यहाँ पे भी L आएगा। अब यहाँ पे जो पॉइंट बताने जा रहा हूँ उसको जरा ध्यान से देखिएगा, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पॉइंट क्या है जरा देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है दो क्वांटिटीज ऐड हुई हैं, दो फिजिकल क्वांटिटीज तभी ऐड और सब्सट्रैक्ट होंगी जब उनके डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होंगे। टू फिजिकल क्वांटिटीज will be added or subtracted only if and only if they have same dimensional formula। ठीक है, दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम, मतलब दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आ रहा है, मतलब ये L ही है इस तरफ, और इस तरफ भी हमको L मिला है। ठीक है, तो ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी, LHS will be क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ LHS will be RHS, that is the given relation is true। ठीक है, ये गिवन रिलेशन। ठीक है, अब इस रिलेशन को मैं थोड़ा सा और क्रिटिकल करने जा रहा हूँ, मैंने ये अंडर रूट हटा दिया। ठीक है, मैं अभी एक क्वेश्चन को, मैं एक क्वेश्चन से मैं दूसरा क्वेश्चन भी बनाने जा रहा था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन में ये मैंने अंडर रूट हटा दिया। ठीक है, अब क्या होगा, आप चेक करते हैं पहले इसको सही है या नहीं है। पहले आपको बता देता हूँ, ये T जो है टाइम पीरियड है, L जो है लेंथ है, और G जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, दैट इज वी विल ट्रीट एज अ एक्सेलरेशन। ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे मैंने लास्ट लाइन लिखी नहीं थी, सो गिवन इक्वेशन इज करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे ये लाइन हम लोग को लिखनी है। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये गिवन रिलेशन। ठीक है, फिर वही प्रोसेस है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड बहुत इजी है भाई, लिख दिया सर, आपने बताया हमने लिख दिया, क्वेश्चन 1 हो गई। अब डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ राइट हैंड साइड चेक करिए। ठीक है, चेक करिए हमने, तो L देखिए 2 पाई एक कांस्टेंट है, मैंने बताया था दो तरीके के कांस्टेंट ना, वेरिएबल कांस्टेंट कौन सा, डायमेंशनलेस कांस्टेंट और डायमेंशनल कांस्टेंट, तो दोनों के बारे में मैं बता चुका हूँ। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो लिंक में आपको मैं आई बटन पे ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके वहां से ये वीडियो दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, चलिए
तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एल विल बी एल, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एल टी माइनस 2, एल एंड एल विल बी कैंसिल आउट, it will give t to power minus 1 minus 2. Now we have t to power 2. Now we have in LHS dimensional formula is capital T and dimensional formula in right hand side is T2 T square नहीं T2. तो यहाँ पे क्या है, the given equation is incorrect. So given, यहाँ पे लिख दीजिएगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ LHS is equal, does not equal to the dimensional formula of RHS. So given relation is incorrect. Okay, now if sometimes questions ask that if this given relation is not correct, then tell the correct relation between these quantities. Means we have to use the fifth application of the dimensional analysis, that is to establish the relation between the given physical quantities. Means this relation is wrong, incorrect, we have to determine relation between these quantities. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन बाद में आप करके देख सकते हैं। मास है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये हाइट है, ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी है। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है जो सबका होता है, ठीक है, तो ये आप कर लीजिएगा। अब टू एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन गिवन फिजिकल क्वांटिटीज, ये क्वेश्चन के साथ में दूसरा क्वेश्चन मर्ज कर दिया मैंने। मर्ज करने का रीजन यही था कि एक साथ दोनों क्वेश्चन आ जाते हैं तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाते हैं, हमने तो ऐसा कुछ सुना ही नहीं, तो ऐसा कैसे दे सकते हैं, ठीक है, ऐसी चीजें नहीं होती, बट क्वेश्चन को मिक्स किया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए, जो फिफ्थ एप्लीकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बोल रखा है और फिर आपको उसका एप्लीकेशन दिखाने जा रहे हैं, ठीक है। तो फिफ्थ एप्लीकेशन में टू एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन गिवन फिजिकल क्वांटिटी, तो टाइम पीरियड में रिलेशन गिवन था आपको पहले से, ये गिवन था, ठीक है। अब ये करेक्ट है या नहीं करेक्ट है, इसको ट्रीट करने के लिए या कभी दूसरा क्वेश्चन भी अभी लेंगे, फिलहाल इसको देखते हैं कैसे एस्टेब्लिश करेंगे अगर ऐसे ही कंडीशन हो। देखिए, अब यहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड कर रहा है एल और जी पे। ये हमको पता चल गया कि जो दिया है इस तरीके से तो नहीं कर रहा है, किसी और तरीके से कर रहा है, तो डिपेंड कर रहा है मतलब उसके प्रोपोर्शनल होगा, ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यही तो होगा ना। और हो सकता है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, या स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, या क्यूब के, कुछ भी हो सकता है, l टू द पावर 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग डिपेंड कर रहा है t डिपेंड्स अपॉन l, दैट इज t इज प्रोपोर्शनल टू l, और उसकी कितनी पार पे कर रहा है हमको नहीं पता, तो हमने मान लिया कि a पार पे कर रहा है, ठीक है। अब a b c की वैल्यू निकालेंगे तो हमको करेक्ट रिलेशन मिल जाएगा, हमने कंसीडर कर लिया कि a पार पे करेक्ट डिपेंड कर रहा है, ठीक है। फिर दूसरी चीज हमने कर ली, इस कांस्टेंट को 2 पाई अभी यहीं पे छोड़ देंगे। अब g की पावर g पे भी डिपेंड कर रहा है और कितनी पावर पे कर रहा है हमें नहीं पता, हमने b मान लिया, ठीक है। ये हमको रिलेशन मिल गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, दोनों को कंबाइन कर दीजिए। कंबाइन करने के बाद सर मिल गया हमको l टू द पावर a और g टू द पावर b, दैट इज t इज इक्वल टू, देखिए ये हटते हैं, जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेंगे तो अपनी जगह किसी को बिठा के जाएंगे, ठीक है। देश के प्रधानमंत्री अगर बाहर जा रहा है तो अपना चार्ज या कुछ मिनिस्टर जो मिनिस्ट्रीज हैं उनके लिए अलग अलग, या जो सीनियर मोस्ट होता है मिनिस्टर, उसको देश की कमान देके जाते हैं, ठीक है। तो ये हटेंगे तो k को एक कमान देके गए, और l टू द पावर a और g टू द पावर b, बस ये यहाँ तक ये हो गया थर्ड स्टेप। यहाँ से देखिएगा जरा, स्टेप बहुत जरूरी है इसमें लिखने का, राइटिंग डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बोथ साइड। ध्यान से सुनिएगा क्या लिखना है, राइटिंग डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बोथ साइड, ठीक है। तो लिखिए, तो क्या मिलेगा, कैपिटल T, ठीक है, टाइम का टाइम कांस्टेंट, यहाँ पे डायमेंशनल लेस कांस्टेंट कंसीडर करेंगे, ठीक है, लिखिएगा कुछ नहीं है। L का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ होगी, और G एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी है T माइनस 2 और पावर B, ठीक है। अब सबको कलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे L है, यहाँ पे भी L है, हम कलेक्ट कर लीजिए।
स्क्वायर ब्रैकेट एल ए प्लस बी और टी माइनस बी। देखिए यहीं पे गड़बड़ होती है, गड़बड़ी जो होती है वो यही होती है, यहाँ तक तो सब कर लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं पार को कलेक्ट करने में गड़बड़ करते हैं। तो एक काम करिए ना, पेंसिल लेके रखिए, जहाँ पे हो जाए ये एल है, दूसरा एल ये है, यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू ए आएगा, यहाँ पे करेंगे 1 इंटू बी आएगा, मल्टीप्लिकेशन में ऐड होती है पावर, वही रूल अप्लाई करेंगे तो एल टू द पावर ए प्लस बी हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक्सपोनेंट है, ठीक है, बेसिकली इसको हम पढ़ते नहीं है बट यहाँ पे मैंने बोल दिया है एल टू डायमेंशनल ए प्लस बी, और यहाँ पे -2b। ठीक है, यहाँ पे टी है नहीं, टी और कहीं पे है नहीं, यहाँ पे है तो इसको हमने कर दिया -2b, -2b आ गया। ठीक है, अब क्या प्रॉब्लम आई? ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, दोनों तरफ के डायमेंशन को कंसीडर करें, डायमेंशन फॉर्मूला को नहीं, कंपेयरिंग डायमेंशन ऑफ बोथ साइड। डायमेंशन मतलब ऊपर जो पार लगी हुई है, जो एक्सपोनेंट है उनको डायमेंशन कहते हैं। फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा आप, आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा डायमेंशन और डायमेंशन फॉर्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन में क्या रिलेशन होता है। तो क्या कंपेयर करें, यहाँ पे एल नहीं है मतलब एल की पावर 0 है, अगर कुछ गायब है मतलब एल की पावर 0 का मतलब हुआ 1, 0 तो नहीं हुआ ना, 1 ही हुआ। ठीक है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या मिला सर, 0, मतलब इधर नहीं है एल की पावर कुछ भी, L यहाँ पे एब्सेंट है, -2b, और यहाँ पे t की पावर 1 है और ये 1 छुपा रहता है 3 जगह पे, ये ध्यान रखिएगा। 1 जो है एक बार मल्टीप्लाई में, डिवीजन में और पावर में, 3 जगह 1 जो है वो हमारा हमेशा छुपा रहता है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे हमको -2b इज इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू क्या मिल गई, -1/2। ये चीजें गड़बड़ करते हैं स्टूडेंट, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये b इज इक्वल टू क्या मिला, -1/2, ये वैल्यूज हमको मिल गई। b की वैल्यू जैसे मिली यहाँ पे पुट करिए तो a -1/2 इज इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू 1/2। देखिए आपने क्लास 10th में साइमल्टेनियस इक्वेशन पढ़ रखी है, जहाँ पे आप अननोन वैल्यूज को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिए, साइमल्टेनियस इक्वेशन जितने अननोन वेरिएबल होंगे उतनी साइमल्टेनियस इक्वेशंस की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे 2 ही वेरिएबल हैं और 2 ही इक्वेशन हमको मिल गई, इसलिए हमारा काम आसान था, हमने वैल्यूज निकाल के रख दी। इसको इधर भेजा, 1 -1/2 मिला, इसको यहाँ पे फेंक दिया और जैसे ही फेंका हमको a की वैल्यू मिल गई। अब a और b की वैल्यू मिल गई, यहीं तक आंसर नहीं हुआ हमारा, यहीं तक छोड़ोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे और आपका क्वेश्चन भी इनकम्प्लीट रह जाएगा। काम को हमेशा परफेक्ट करना चाहिए। तो चलिए a और b की वैल्यू उठा के इक्वेशन 3 में फेंक दीजिए। पुटिंग वैल्यूज ऑफ a एंड b इन 3, तो क्या मिलेगा सर, t इज इक्वल टू k l टू द पावर 1/2, a की जगह पे 1/2 और g की जगह पे -1। ठीक है, -1/2 का मतलब है जो पावर माइनस में नीचे जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, l/g और प्लस की मतलब 1/2, t इज इक्वल टू k। देखिए किसी की पावर 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, दैट्स इट, ये आपका रिलेशन हो गया। आप k की वैल्यू आपको पता है तब रख दीजिए, नहीं पता है तो वैसे ही आंसर छोड़ देना है। ठीक है, k की वैल्यू 2π है बेसिकली यहाँ पे, तो हम 2π पुट कर सकते हैं, बट अगर यहीं तक छोड़ देंगे तो हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिलहाल अब ये क्वेश्चन था, ये तो उसी क्वेश्चन का एक पार्ट था जो हमने आगे प्रोसीड किया। अब एक क्वेश्चन और थोड़ा सा हम लोग टेकअप करने जा रहे हैं, जो क्वेश्चन थोड़ा सा हट के है और थोड़ा सा लेंदी है, इसी पे बेस्ड है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए वो क्वेश्चन क्या है जरा सुन लीजिए ध्यान से। सेंट्रीपिटल फोर्स, अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उसके ऊपर जो सेंट्रीपिटल का फोर्स लगता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, जिसके बारे में हमको बहुत डिटेल में पढ़ना है। आगे चैप्टर भी है सर्कुलर मोशन, वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम इसके बारे में सिर्फ एक क्वेश्चन फॉर्मुलेट करने जा रहे हैं। ठीक है, द सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड्स अपॉन centripetal force on a body moving in a circular path depends upon its mass m, its speed v and radius of the path r. ठीक है, find the relation between these physical quantities. क्वेश्चन को दोबारा सुन लीजिए, आप लिख लीजिएगा। centripetal force acting on a body depends upon its mass and velocity or magnitude of velocity, that is speed, v and रेडियस ऑफ द पाथ आर, फाइंड द रिलेशन बिटवीन दीज फिजिकल क्वांटिटीज। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन दिए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए
तो क्या कर रहा है, फोर्स जो है वो मास पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज m⁴ वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, स्पीड पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज v⁵ और डिपेंड कर रहा है r, दैट इज r⁴c। ठीक है, तीनों की बात हमने रख दी। अब तीनों को मिला के एक इक्वेशन बनाएंगे, प्रोपोर्शनल टू m⁴ v⁴b r⁴c। सेम वही प्रोसेस है। देखिए बेसिकली क्या होता है, 3 से ज्यादा अननोन जब होते हैं तो ये इक्वेशन सॉल्व नहीं होती हमारे लेवल पे। क्यों नहीं हो पाती है, डायमेंशनल फॉर्मूला फेल भी हो जाता है, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। फिलहाल अभी हम इसको यही करते हैं। कांस्टेंट आया, क्वेश्चन केवल लेंथी हुआ है, प्रोसेस वही है। अब ऐसा हमने बना लिया जैसा पहले बनाया था, डिपेंड जिस पे कर रहा है उनकी पावर हमने कंसीडर करी और वो वैल्यूज डायमेंशंस पे ऐसे रखने के बाद हमको डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। राइटिंग डायमेंशनल फॉर्मूला बोथ साइड, तो क्या मिलेगा, फोर्स का क्या होता है mLT-2, मास का क्या होता है m⁴ वेलोसिटी की पावर क्या होती है Lt-1 और रेडियस क्या है, लेंथ है, रेडियस लेंथ होती है, वेलोसिटी Lt-1 होता है और ये ऐसा होता है। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। आप देखिए आगे देखिए जरा, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अब फिर वही प्रोसेस है, सबको एक साथ कलेक्ट करना है। तो यही हमारा बिग टास्क है। देखिए m केवल इकलौता यही है तो उसको हमने लिख लिया। l देखिए कहाँ कहाँ पे, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे b है और यहाँ पे c है, तो L⁵b+c और t केवल इकलौता है t-। ठीक है, अब फिर वही लास्ट स्टेप जो हमने बताया था, कंपेयरिंग डायमेंशन ऑफ बोथ साइड, डायमेंशन फॉर्मूला नहीं, कंपेयरिंग डायमेंशन ऑफ बोथ साइड। ठीक है, तो देखिए कंपेयर करिए, यहाँ पे m की पावर a है, यहाँ पे 1 है, दैट इज वी हैव a = 1। ठीक है, बहुत छोटा सा है, b + c, यहाँ पे 1 मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे t की पावर -b है, यहाँ -2 है, मतलब -b = -2, ये कैंसिल आउट हो गया, वी विल हैव b = 2। अब a की वैल्यू वैसे भी नोन है हमको, हमने ब्रैकेट में कर दिया, b की वैल्यू आप फेंक दीजिए, जैसे ही फेंकोगे आप तो आपको कुछ वैल्यू मिलेगी, c = -1। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा, बहुत अच्छे से नजर आ रहा होगा कि क्या हो गया, abc की वैल्यू मिल गई, उठा के वैल्यू जहाँ फेंक दीजिए इक्वेशन 1 में, पुटिंग वैल्यू ऑफ abc इन 1, व्हाट विल वी गेट, m⁴ 1 v⁴, देखिए b की जगह पे 2 है, ठीक है, और c की जगह पे -1 है। अब देखिए ये हमारी इक्वेशन बन गई, बट इस फॉर्म में नहीं, पावर माइनस में, इसको नीचे ले जाओ, बस हो गया काम। ये था ऑल अबाउट डायमेंशनल एनालिसिस, और डायमेंशनल एनालिसिस का एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है जो बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके बाद इसके लिमिटेशंस हैं, उनको भी अभी हम बता ही देते हैं आपको, ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक है, देखिए इस प्रोसेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जो कांस्टेंट मिलता है इसको डिटरमाइन नहीं कर पाते, सबसे बड़ी लिमिटेशन। ठीक है, वी कांट डिटरमाइन द कांस्टेंट, ठीक है, इन द गिवन रिलेशन। जो कांस्टेंट मिलता है हमको उसको डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, उसके बाद कौन सी चीजें नहीं हो पाती हैं, क्या चीज तुम्हारी लिखी थी, कांट डिटरमाइन कांस्टेंट। तो सेकेंड लिमिटेशन जो है हमारी क्या है कि अगर मान लीजिए कि यही इक्वेशन जो है वो ये फोर्स जो है हमारा अगर 3 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा हो तो हम इस रिलेशन को डिराइव नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे हमको वेरिएबल जो है 1 2 3 4 3 से ज्यादा मिलेंगे और इक्वेशन को हमको केवल 3 ही मिलेंगे, क्योंकि हम कंपेयर क्या करेंगे, 1 2 3 टर्म को ही कंपेयर करेंगे तो हमको मैक्सिमम 3 इक्वेशन ही मिलेंगी और वेरिएबल हमको 3 से ज़्यादा मिलेंगे, इसलिए हम इसको डिराइव नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारा सेकंड लिमिटेशन हुआ। इसके बाद अगर मान लीजिए कि कोई एक तरफ बहुत ज़्यादा टर्म हो जाए, जैसे अभी हमने किया था ना s = ut + ½ at², तो वहाँ पे भी इस लॉ को
फॉलो नहीं करवा सकते हैं, वहां पे भी इसको डिराइव नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सिंगल टर्म था तो डिराइव हो गया, मगर अगर यहीं पे कुछ ऐसे टर्म मिल जाए mv प्लस p, इस टाइप के कुछ अगर टर्म मिल जाए तो हम इसको डिराइव नहीं कर सकते। ये इसका बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है, ठीक है। फिर और भी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए कि बेसिकली अगर हम देखें, अगर दो क्वांटिटी सेम डायमेंशन फॉर्मूला वाली हो जाएं तब भी हम इसको डिराइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बेसिक डिराइव नहीं कर पाएंगे इसको, बट इसकी हम लोग करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं सही है या नहीं है, ठीक है। तो